नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकपाल ने कांग्रेस पर अडानी अंबानी से काला धन मिलने के पीएम मोदी के दावे की जांच करने से इनकार कर दिया है और कहा है ये चुनावी प्रचार था। इसके साथ ही भारत के लोकपाल ने भाषण को लेकर जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण अनुमान पर आधारित था और एक चुनावी प्रचार था जो एक विरोधी को घेरने के लिए काल्पनिक तथ्यों पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने पाया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं। 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारी को फिर से मुद्दा बना दिया है और केंद्र में ला दिया है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने दावे के साथ युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया कि 8 करोड़ नई नौकरियां बनाई गई। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सप्ताह इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3 से 4 वर्षों में 8 करोड़ नई नौकरियों के सृजन ने बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वालों को खामोश कर दिया है। इस दावे के बाद आज खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी नौकरियों पर एक के बाद एक झूठ बोलकर आप युवाओं के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। खड़गे ने कहा कि RBI का डेटा संदिग्ध है और अन्य उपलब्ध स्रोतों से भिन्न है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और वो 2041 तक बहुसंख्यक हो जाएंगे। हिमंता ने कहा कि मुसलमान अब 40% हो गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है और भाजपा के सबका साथ सबका विकास की नीति कबाड़ हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट के किनारे दुकानदारों को दुकानों पर उनके नाम लिखने का समर्थन किया, जो कदम मुस्लिम दुकानदारों को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करेगा। उन्होंने इसको लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के उस आदेश में कोई खामी नहीं है। आदेश का मतलब ये है कि व्यवसाय करने के लिए छिपने, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जवान हूँ, मुझे जयराम के नाम से कारोबार नहीं करना चाहिए। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसको योगी का पैंतरा बीजेपी के ही खिलाफ बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने इसको लेकर कहा है कि कांवड़ यात्रा से उपजने वाले दर्द का वजन आने वाले उपचुनावों में योगी सरकार के बचे खुचे कंधे भी तोड़ देगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है। इस बीच एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी यूपी सरकार के फैसले पर असहमति जताई है। जदयू महासचिव केसी त्यागी ने शुक्रवार को साफ कहा कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसे कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसे मानना चाहिए। ये लगाए गए प्रतिबंध पीएम के स्लोगन के खिलाफ हैं। राज्य सरकार को ये नियम वापस लेने पर विचार करना चाहिए। बता दें, आरएलडी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। वो भी केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है। अब सबकी नजरें आंध्र प्रदेश की टीडीपी पर हैं। अगर टीडीपी भी नाराजगी दिखाती है तो मोदी को परेशानी होगी, क्योंकि इन दोनों दलों के भरोसे ही मोदी की सरकार चल रही है। यूपी में फैसले को कुछ पत्रकार मोदी को परेशान करने वाली रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी शाह योगी को परेशान कर रहे हैं, तो योगी ने भी उनको परेशान करने के लिए फैसला किया है, जिससे उसके सेकुलर सहयोगी जेडीयू और टीडीपी नाराज हों और उनकी नाराजगी सरकार के लिए मुश्किल साबित होगी। एक लाइन में बात कहें तो अब योगी ने मोदी को घेरना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि उनको आरएसएस का भी समर्थन है। मोहन भागवत भी एक के बाद एक मोदी पर हमले कर रहे हैं। जेडीयू आरएलडी के बाद अब मोदी सरकार में सहयोगी चिराग पासवान ने भी यूपी में कांवड़ रूट पर भोजनालयों पर नाम लिखने का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि वो पुलिस की एडवाइजरी या जाति या धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि समाज में 2 वर्ग के लोग मौजूद हैं, अमीर और गरीब, और विभिन्न जातियों और धर्मों के व्यक्ति दोनों श्रेणियों में आते हैं। हमें इन 2 वर्गों के लोगों के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम भी शामिल हैं। सभी वहां हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी जाति धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है तो मैं ना तो इसका समर्थन करता हूं और ना ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। यूपी में योगी सरकार को एक और झटका लग गया है।
आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। सोनम किन्नर राज्यपाल से मिलने पहुंची थी, तब से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपना इस्तीफा दे सकती हैं। सपा छोड़कर सोनम बीजेपी में आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारी सुनते नहीं, उल्टा धमकी देते हैं कि कुछ बोलोगी तो मुकदमा कर देंगे। उन्होंने कहा कि योगी से कहने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया और कहा कि डिप्टी सीएम ने एकदम सही कहा, संगठन ही बड़ा है, सरकार छोटी है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद दुकानों पर नाम लिखने को लेकर कहा है कि सरकार ने एक आदेश दिया है तो उसका पालन करना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि ऐसे आदेश पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और न ही किसी को घबराने की जरूरत है। अगर हमारे पास प्रमाण है तो उसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बताने वाले प्रशासन के आदेश पर घमासान मचा है। विपक्ष इसे हिटलरशाही बता रहा है और नाजी जर्मनी से इसकी तुलना कर रहा है। हालांकि यूपी के सीएम योगी ने आदेश वापस लेने के बजाय नया निर्देश जारी कर दिया है। इस नए निर्देश में कहा गया है कि पूरे राज्य में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। बता दें, कुछ लोग इसमें नया एंगल देख रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र के आलाकमान और योगी के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच योगी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है, वो इसमें टॉप पर रहना चाह रहे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर जारी किए गए आदेश में पुलिस नाम भी बदलवा रही है और ढाबे में काम करने वाले मुस्लिम कारीगरों को भी निकालने को कह रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर स्थित एक साक्षी ढाबा नाम के ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को ढाबे से क्यों हटाया गया, इसको लेकर ढाबे के मालिक ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे जिन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने उन 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया है, जिसमें से 2 मुस्लिम ढाबे पर कारीगर थे, वहीं 2 मुस्लिम कर्मचारी अन्य काम करते थे। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर मौजूद एक चाय की दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, मगर इसके प्रोप्राइटर का नाम फहीम था। ऐसे में अब चाय लवर पॉइंट की जगह दुकान का नाम बदलकर वकील अहमद टी स्टॉल करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद खान पान की दुकानों पर उनके मालिक के नाम लिखने पर पुलिस जोर दे रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि की। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र ढोभाल के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी दुकानों को लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मालिक का नाम नहीं लिखे होने से कई बार कांवड़ यात्री आपत्ति भी करते हैं। परमेंद्र ढोभाल का कहना है कि इस संबंध में हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितनी भी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी पटरी हैं, उनके मालिक के नाम और QR कोड की पुष्टि कर उसे लिखने पर जोर दे रही है। कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने के विधेयक की कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य और सांसद शशि थरूर ने आलोचना की है। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक और नासमझी भरा फैसला बताया। साथ ही उन्होंने विधेयक को पारित करने से रोकने पर कर्नाटक सरकार की सराहना की। थरूर ने कहा कि कर्नाटक का ये फैसला मूर्खतापूर्ण था। अगर हर राज्य ऐसा कानून लाने लगा तो यह असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और यात्रा करने का अधिकार दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को मृतक पत्नी की संपत्ति विरासत में पाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वसीयतनामा विभाग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत संपत्ति विरासत में पाने की पैरवी कर रहा था, लेकिन अदालत ने इसके तर्क को नहीं माना। ये अहम आदेश बेटी की दहेज हत्या के शिकार एक पिता की याचिका पर आया, जिसने ये घोषित करने की मांग की थी कि उसकी मृत बेटी के पति और ससुराल वाले उसकी बेटी की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि वो उसकी दहेज हत्या के लिए दोषी हैं। उसके पति और ससुराल वाले वर्तमान में जेल में बंद हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत्र ने कहा है कि हिंदुस्तान के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम उनसे आयात ज्यादा कर रहे हैं
उन्हें निर्यात कम कर रहे हैं, यानी हम उनसे सामान खरीद ज़्यादा रहे हैं लेकिन उन्हें बेच कम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नरेंद्र मोदी का परम मित्र चीन है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $80 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसका मतलब चीन की सेना लद्दाख में जो हरकत करती है उनको पैसा हम दे रहे हैं। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है और सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का नोटिस जारी किया है। यूपीएससी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले में उसने एक व्यापक और विस्तृत जांच की है। जांच में पता चला है कि उन्होंने फर्जी तरीके से उम्र सीमा के बाद परीक्षा दी और इसके लिए उन्होंने फर्जी पहचान पत्र दिए जिसमें उन्होंने अपनी मां, अपने पिता का नाम बदल लिया। तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता भी बदल दिया। बयान के मुताबिक यूपीएससी ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। इससे पहले आयोग ने पूजा खेडकर को प्रशिक्षण से वापस बुला लिया था। दुनिया भर के कई बैंक, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन का कामकाज शुक्रवार को अचानक ठप हो गया। कई टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण भी थम गए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने की वजह से यह दिक्कत सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आईटी सिस्टम ठप होने से सिडनी एयरपोर्ट और यूनाइटेड एयरलाइंस के विमानों का ऑपरेशन रुक गया। बीजेपी शासित असम में राज्य सरकार ने मुस्लिमों की शादी और तलाक के पुराने कानून को खत्म करने को मंजूरी दे दी। साल 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून में विशेष परिस्थिति में मुसलमानों को कम उम्र में शादी की इजाजत दी गई। असम सरकार ने इस फैसले को बाल विवाह के खिलाफ लिया गया फैसला बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कानून को खत्म करने के लिए पहले हम अध्यादेश लेकर आए थे, अब इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बाल विवाह को धार्मिक नजरिए से नहीं देखते हैं। अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यक समुदाय में होते हैं तो 20% बाल विवाह बहुसंख्यक समुदाय में भी होते हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 8,500 भारतीय छात्र हैं और करीब 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर दूतावास सक्रिय है और हालात को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्री खुद इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से कहा गया है कि हाई कमीशन से संपर्क में रहें, हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने खचाखच भरे कन्वेंशन हॉल में भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज रात यहाँ नहीं होता। उन्होंने हमले की कहानी बताते हुए कहा कि हर जगह खून बह रहा था, फिर भी एक निश्चित तरीके से मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमारे समाज में कलह और विभाजन को ठीक किया जाना चाहिए, हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। रिपब्लिकन पार्टी के 4 दिवसीय कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये भयावह जंग और इजरायल पर हुए हमले के कारण शुरू हुई जंग भी नहीं हो रही होती। ट्रंप ने कहा कि मैं मौजूदा सरकार द्वारा पैदा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को खत्म कर दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जिसके पास भी अमेरिका की कमान आएगी वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। डेमोक्रेट्स के जोरदार दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक इस मामले पर इस सप्ताहांत तक फैसला होने की संभावना है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी सहित पार्टी के दिग्गजों ने चिंता व्यक्त की। इससे बाइडेन पर बाहर निकलने का दबाव बढ़ गया है। इसकी शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनके खराब डिबेट के बाद हुई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।